नमस्कार दोस्तों। मार्केट आज जबरदस्त ओपन हुआ है, लेकिन आज एक सेक्टर जो मैंने पहले भी बताया था उसमें एक अब जबरदस्त बूस्ट आया, वो है बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर। और वो बूस्ट क्यों आया आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप देखो कल बात आई थी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और काफी अनदर 6 से 7 बैंक ने ऑलमोस्ट डिपॉजिट रेट में 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा कट किए हैं। उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है। और आप हमारे साथ जुड़े हुए कितने हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि बैंक्स और एनबीएफसी बहुत ही सेफ बेट है। और आज देखो एचडीएफसी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच कर रहा है और काफी सारी बैंक्स अदर भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। निफ्टी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एनबीएफसी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और वो काफी टाइम से दिख ही रहा था कि ये सबसे सेफ सेक्टर है, लेकिन यहाँ से भी तेजी बरकरार रहेगी वो मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर क्यों उनके लिए अच्छा है, क्यों ये एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। आगे जाने से पहले हमारे जो भी पोर्टफोलियो बिल्डर के मेंबर्स है गाइस, हमने ऑलरेडी कुछ लास्ट हफ्तों में 2 एनबीएफसी दिए थे, वो जाके आप चेक कर सकते इन्वेस्ट करने के लिए। इवन बैंक्स भी दिए थे। और आगे कल हमारा एक स्पेशल सेशन होगा, क्योंकि ये जो टैरिफ का जो चक्रव्यूह लग रहा था वो थोड़ा ढीला होता जा रहा है, और जिस तरह से ट्रम्प अभी थोड़ा नर्म हुए तो इससे इंडियन मार्केट में तेज है। तो ऐसे में क्या स्टॉक्स और सेक्टर इन्वेस्ट करने हैं? कल मैं, क्योंकि ये 20-25 मिनट में 10-15 मिनट में ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, कल 1.5-2 घंटे का सेशन होगा शाम को 8 बजे। जरूर अटेंड कीजिएगा, लिंक मैंने दी है नीचे। चले बात करते थे बैंकिंग सेक्टर क्यों पॉजिटिव है। तो जैसे मैंने बोला कि ऑफ कोर्स डिपॉजिट रेट नीचे आते हैं। तो डिपॉजिट रेट क्या होता है कि जब कोई डिपॉजिट करता है बैंक उनको इंटरेस्ट देता है, अगर वो नीचे आता है तो उनकी ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ने ही वाली है। उन्हें नॉट ओनली सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट देते हैं वहां भी कम किया है, प्लस अपना ओवरऑल डिपॉजिट रेट में भी कम किया है, तो उससे उनको डायरेक्टली फायदा होता है। और देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इससे डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। अगर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सभी अपने डिपॉजिट रेट कट किए हैं। अभी उसके सामने लैंडिंग रेट भी कट करे, लेकिन वो थोड़ा कम कट करते हैं। देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो कैसे इनकम आती है, आप समझो कि कोई बंदा आके डिपॉजिट डालता है बैंक में, और वो सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है इनका। देखो जो भी डिपॉजिट वो एक तरह से बैंक का रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि वहां से सस्ते रेट पे, जैसे समझ लो कोई आया और उनको समझ लो सेविंग अकाउंट में डाला है तो 3% में डाला है, सेविंग अकाउंट में 3% मिल रहे हैं। वहां से उनको जो फंड मिलता है वो सामने लोन देते हैं 9% या 10% पे। सो बीच वाला जो गैप होता है 3 और 9, 6% उनका प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें से भी काफी एक्सपेंस निकालने पड़ते हैं ऑल दैट। बट बेसिकली दिस इज द चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग मनी। अगर वो बाहर से बोरो करते हैं तो ऑफकोर्स उनको ज्यादा पे करना पड़ता है। इसलिए ओवरऑल जब भी देखो तो बैंक्स और एनबीएफसी डिपॉजिट पे ही रिलाई करना चाहती है। लेकिन कासा रेशियो काफी टाइम से कम हो रहा है, जो पहले 54% था अभी वो 44-45% के आसपास रहता है, क्योंकि काफी सारा फंड अभी म्यूचुअल फंड में चला जाता है, एसआईपी या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की बात करूं तो भी ओवरऑल ये अच्छा है मार्केट लिक्विडिटी के लिए, और ओवरऑल बैंक्स के लिए भी डिपॉजिट आजकल बढ़ रहे हैं। एंड वहां से उनको एक लोअर चीप ऑफ, कहते हैं लोअर सोर्स ऑफ फंड मिल जाता है जो आगे लैंड कर सके। तो मैंने बोला, जैसे बोला कि इससे फायदा इनको डायरेक्टली नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे होता है, प्लस इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता है, क्योंकि उनको ऑफ कोर्स पे कम करना है सामने वाले को, तो वहां फायदा हो जाए। ऑपरेशन लीवरेज भी, ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिलता है। प्लस क्या होता है कि सीआरआर कट अगर होता है ना, तो सीआरआर कट से भी बैंक को डायरेक्टली फायदा होता है। देखो सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। दो तरह के रेशियो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सीआरआर होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, फिर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, और बेसिकली रेपो रेट। अभी हम लोग सीआर और रेपो रेट की बात करते हैं, तो बैंक्स के लिए जब हम लोग बोलते हैं ना कि रेपो रेट कट हुआ, रेपो रेट कट हुआ तो उससे फायदा होगा बैंक को, वो तो फायदा है, लेकिन वो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए है और पूरे मार्केट की लिक्विडिटी के लिए है। लेकिन सीआरआर जो है वो बैंक्स की लिक्विडिटी के लिए। पिछले 6 महीने से नहीं, 6 नहीं, 4 महीने से आरबीआई ने ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का ओएमओ थ्रू इन्फ्यूजन किया है लिक्विडिटी। पहले लिक्विडिटी क्राइसिस थी, पहले है ना जो लैंडिंग रेट थे ना, लैंडिंग ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट 6 to 7% हो गया था, अगर हम लोग एक साल की बात करें तो, जिसके वजह से क्राइसिस और जिसके वजह से जीडीपी भी थोड़ा नीचे आया था। लेकिन अभी उन्होंने
2 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है, और सीआर रेट कट हो रहा है। अब सीआर कट से फायदा क्या होता है कि सीआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, यानी बैंक्स को अगर सामने लैंड करना है तो बैंक्स को कुछ अमाउंट बैंक आरबीआई को रखना है। तो आरबीआई पे समझ लो वो 4% लग रहा है या 5%, तो उसमें से उनमें रेट कट आता है, उसमें उसमें कट आता है, तो उनको उतना कम रखना पड़ता है लिक्विड। तो वो जो कम रखना पड़ता है क्योंकि वहां भी सीआर कट हुआ, तो वो फंड वो आगे लैंडिंग के लिए यूज होता है। तो बैंक हमेशा कहते हैं कि भाई मुझे लिक्विडिटी दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि रेपो रेट ऊपर नीचे भी हो लेकिन लिक्विडिटी बैंक्स के पास होनी चाहिए, वो जो अभी आ चुकी है। रेपो रेट कट क्या होता है, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग अक्रॉस इंडिया कम होती है, तो उससे भी फायदा होता है, लेकिन वो ओवरऑल फायदा होता है बैंक्स के लिए। सीआर इंपॉर्टेंट है। ये आपको कुछ टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर आपको बैंकिंग का परफॉर्मेंस देखना है तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी के सिनारियो में सभी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जस्ट टू टेल यू, शो यू, अगर मैं बता देता हूँ आपको ओवरऑल, अगर इसकी बात करें, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू। परफॉर्मेंस किस तरह से बैंक्स का है अभी। तो ये आप देखिए कि ये अगर देखोगे, आज आज एचडीएफसी ऑलमोस्ट 3.4% अप है, आईसीआईसीआई बैंक 2.47, कोटक महिंद्रा बैंक अभी ये ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है। एचडीएफसी बैंक तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक भी 2% डाउन है, कोटक महिंद्रा 5% डाउन है। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखो तो अभी, अब अगर बॉटम से भी देखो तो 30-30% ये अप है। ये क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है कि किस तरह से पॉजिटिवनेस बैंक्स में आ रही है। प्लस ओवरऑल ये इतने भी बड़े नहीं है, पीछे 3-4 साल से इतने बड़े नहीं थे। ओके, 3 साल से 7% का रिटर्न है, लेकिन इस साल में अच्छा है, यानी ये एचडीएफसी बैंक है, इस साल में थोड़ा अच्छा रिटर्न आ रहा है। और ऑल एनपी एंड ऑल दैट इज ऑल्सो मच मोर इन कंट्रोल, सो विच इज अ पॉजिटिव। इवन एनबीएफसी में भी सेम हालत है। अब जब पूरे दुनिया में मार टैरिफ वॉर चल रहा है और जब इतनी कंडीशन तय, तब जाके बैंक परफॉर्मेंस का, यानी एक अच्छा खासा टेलविंड है। ओके। एंड ओवरऑल एफआईआई भी अभी धीरे धीरे अगर नेट बायर होते हुए, अगर डॉलर डी वैल्यू होता है, जिस तरह से यूएसडी इंडेक्स 100 के नीचे है, अभी 99 है, तो वो डायरेक्टली फायदा होता है एफआईआई मार्केट में। एफआई मार्केट में आते हैं तो पहले वो बैंक्स लेते हैं, क्योंकि बैंक सबसे ज्यादा लिक्विड है। ठीक है, तो वो एक फायदा है। अगेन क्या है कि आपका क्रूड ऑयल 63 के आस 65 के आसपास है। इन्फ्लेशन का आज डेटा आने वाला है, लेकिन अराउंड 3.6 के आसपास है, तो आगे सीएलआर कट भी ऑलमोस्ट 50 to 75 बेसिस पॉइंट इस साल में हो सकते हैं, जो बैंक्स और एनबीएफसी को डायरेक्ट फायदा होगा। सो लिक्विडिटी इंफ्यूजन एक अच्छा खासा हुआ है, वो फायदा है। रेपो रेट कट फायदा है। इंटर लोअर इंटर बैंकिंग कॉस्ट होती है, तो आगे जाके फंड इजीली अवेलेबल होता है। सो सीआरआर कट भी ऑलमोस्ट 4.5 से 4% होने वाला है, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। और अगर वो 4.5 से 4% होता है तो 1 लाख करोड़ की डायरेक्टली लिक्विडिटी इंफ्यूजन बैंक्स में हो जाती है, तो उससे और लिक्विडिटी बढ़ती है। तो ये आपको थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी है। और इन सब का इम्पैक्ट कैसे आता है, देखो, इन सब का इम्पैक्ट के साथ भी दूसरे कुछ इम्पैक्ट है, जैसे कासा रेशियो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होगा, ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा इंप्रूव होगा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफी इंप्रूव होगा, क्योंकि कॉस्ट आपकी नीचे जाएगी इनकम के सामने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा। एसेट क्वालिटी, जीडीपी अराउंड 6.5 बोल रहे हैं, आगे जाके बढ़ेगा, तो वो भी डायरेक्ट बैंक्स को बेनिफिट आ सकता है। लोन टू डिपॉजिट रेशियो थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन लोन कब इंक्रीज होती है, जब आपके पास लिक्विडिटी होती है। तो यहां से ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, लिक्विडिटी अच्छी खासी मार्केट में इन्फ्यूज हो रही है, जिसके वजह से बैंक्स लोन्स देगी। जितनी बैंक्स लोन्स देगी उतनी इनकी इनकम बढ़ेगी। तो वो चीज आपको ध्यान है। आरओए भी इंप्रूव होता है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट जैसे नीचे आता है और हाई मार्जिन होते हैं, तो उनको डायरेक्टली बेनिफिट होता है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगेन, जब ग्लोबल इतना क्राइसिस है, तो क्यों ये बैंक्स और एनबीएफसी इतनी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अच्छा खासा अभी यहाँ से भी अच्छा खासे ये दौड़ सके, इवन दो ये ऑल टाइम हाई के पहुंचे, क्योंकि एक तो अपना अपना जो है वो स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, इन्फ्लेशन कंट्रोल में तो वो एक ज्यादा है। अभी के एनपीए बैलेंस शीट काफी क्लीन है, और यहाँ से बैंक्स को ग्लोबल रिस्क कम है, करेक्ट। तो अगर एक्सपोर्ट ही नहीं होते सब कुछ इंडिया में, तो वहाँ
कम है, वैल्यूएशन कंपैरेटिवली ओके, इतने बड़े भी नहीं है। यानी इतने, जिस तरह से इनकम बढ़ रही है इनकी, उस तरह से वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है, कोई टेंशन नहीं। और एफआईआई आगे जाके अगर नेट बायर होता है तो बैंक ही एक जगह है एनबीएफसी जहां वो ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है आगे जाने के लिए, और इसलिए मुझे यहाँ से काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि बैंक्स में डू वेल, और ग्लोबल लिक्विडिटी भी धीरे धीरे वापस आएगी। देखो जिस तरह से ट्रम्प ने अपने घुटने टेक दिए चाइना के सामने, आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली नो थिंग्स विल प्रिवेल। और यहाँ से वो ज्यादा उछल कूद नहीं करके, क्योंकि उनको भी पता है कि ज्यादा उछल कूद किया तो शायद यूएसए रिसेशन में आएगा, अगर यूएसए रिसेशन में आया तो और प्रॉब्लम है। तो ये सब पॉइंट्स आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं जब आप बैंक्स और एनबीएफसी को देखते हैं। तो आप बोलोगे भाई कौन से स्टॉक्स लेना है क्या, तो आप ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो जो अच्छे परफॉर्म कर। इवन एनबीएफसी भी अच्छी है, तो प्राइवेट में जैसे एचडीएफसी बैंक। और आप बोलोगे कि किस ओवरऑल कैसा है, देखो ऑल टाइम हट है तो कोई बात नहीं, अच्छा ही है, लेकिन यहाँ से भी वो डिसेंट रिटर्न दे सकता है। अगेन एक्सिस बैंक भी काफी, अभी भी 18% नीचे, तो वो भी देख सकते हो। काफी सारे अदर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स भी है जो अभी भी नीचे है, थोड़ा देख सकते हो। मिड कैप स्मॉल कैप, अगेन ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च करके प्लीज इन्वेस्ट करना है। इवन एनबीएफसी भी आप, काफी सारे अभी गोल्ड लोन वाले जो थे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वो भी अगर नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं तो देख सकते हो। और ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस और बाकी सब एनबीएफसी तो है। तो ये सब चीजें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आप निवेश कर सकते हो, आगे जाके आपको मुनाफा हो सकता है। अगेन नो रिकमेंडेशन, जस्ट प्योर सजेशन, ओके। और अगर आप चाहते हो कि हमारे रिकमेंडेशन सही देखे तो लिंक दी गई है, जरूर अटेंड कीजिएगा। कल 8 बजे जैसे मैंने बोला एक स्पेशल सेशन होगा जहां मैं बताऊंगा और डिटेल में कौन सी सेक्टर्स और वो सब परफॉर्म कर सकते, कैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, लिंक मैं दे दूंगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। आप अपने क्वेश्चन डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं नॉर्मली आंसर वहीं के वहीं दे देता हूँ, तो आपको वहीं आंसर मिल जाएंगे, ओके। चले तो, थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय।